वाले हैं कन्फेशन की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो कन्फेशन जो है वो बात की गई है, कन्फेशन जो है उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अभी जो कन्फेशन होती है, अगर हम जनरली कन्फेशन को समझे तो कन्फेशन क्या होती है कि जब भी कोई एक्यूज्ड ये चीज़ मान लेता है कि हाँ ठीक है ये क्राइम मैंने किया है, तो वो क्या माना जाता है, कन्फेशन मानी जाती है। जब वो अपनी क्राइम को एडमिट कर लेता है, अपने क्राइम को कन्फेस कर लेता है, ठीक है। तो कन्फेशन क्या है, कन्फेशन एडमिशन ही है। एडमिशन है ये इस चीज़ की कि ठीक है ये जो क्राइम किया है ये मैंने किया है। जब एक्यूज्ड कमिट किए हुए क्राइम कन्फेस कर लेता है तो वो ही कन्फेशन मानी जाती है। अभी जो कन्फेशन है उसे कहीं भी, अभी जो कन्फेशन है उसे कहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, तो जस्टिस स्टीफन ने अपने डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में कन्फेशन को डिफाइन किया है एज दैट कन्फेशन इज एन एडमिशन made at any time by a person charged with the crime stating or suggesting the inference that he committed the crime। तो कन्फेशन क्या है, अगर से समझे तो कन्फेशन इज एन एडमिशन। तो कन्फेशन कुछ नहीं है, कन्फेशन एडमिशन ही है। कन्फेशन और एडमिशन जो है वो सेम चीज है, बट ये चीज है कि एडमिशन एक वाइडर स्कोप है और एडमिशन के अंदर जो है कन्फेशन आता है। तो कन्फेशन क्या है, कन्फेशन एडमिशन है जो कि पर्सन चार्ज विद क्राइम दैट इज एक्यूज्ड। ये कौन है, ये एक्यूज्ड है। तो कन्फेशन क्या है, कोई भी एडमिशन है जो एक्यूज्ड करता है, क्या, जिसमें वो स्टेट करता है, जिसमें वो स्टेटमेंट देता है कि ये जो क्राइम है ये मैंने किया है, ठीक है। अगर हम इसे नॉर्मली देखें तो कन्फेशन क्या है, कन्फेशन कोई भी स्टेटमेंट है बाय एक्यूज्ड जिससे ये चीज सजेस्ट होती है, ये इन्फ्रेंस सजेस्ट होता है, ये डिराइव होता है कि ये जो क्राइम है इट वाज डन बाय द एक्यूज्ड, ठीक है। तो मेन क्या है, कन्फेशन इज एन स्टेटमेंट बाय एक्यूज्ड जिससे ये इन्फ्रेंस डिराइव होता है, इसी इन्फ्रेंस सजेस्ट होता है कि जो क्राइम है वो एक्यूज ने किया है। फिर अगर हम एडमिशन की डेफिनेशन देखें तो एडमिशन क्या था, एडमिशन भी स्टेटमेंट ही होती थी, बट वो स्टेटमेंट थी जो इन्फ्रेंस, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो सजेस्ट करती है इन्फ्रेंस रिगार्डिंग द फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। बट यहाँ पे कन्फेशन में डायरेक्टली ये चीज आती है कि ये क्राइम ही उसी ने किया है। अब एडमिशन और कन्फेशन में बहुत लोग इन्फ्यूज हो जाते हैं, तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। अभी अगर एग्जाम्पल के साथ देखें तो कन्फेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि ए इज अ चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ बी, ठीक है। ए पे ये एक्यूजेशन लगी है कि उसने बी का मर्डर किया है। अब यहाँ पे सपोज कि ए कहता है कि ए और, ठीक है, मैं और बी हम दोनों जो थे वो साथ साथ हम दोनों स्विमिंग कर रहे थे और उस टाइम पे बी जो था वो डूब गया और डूब के उसकी मौत हो गई। तो ये क्या मानी जाएगी, ये एडमिशन मानी जाएगी। एडमिशन क्यों मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसने स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट दी है रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे उसने ये स्टेटमेंट नहीं दी है कि उसी ने बी को मारा है, उसने स्टेटमेंट दी है कि उसकी डूब के मौत हो गई, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इट वाज रिलेटेड टू रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू बट द स्टेटमेंट नॉट सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही कमिटेड द क्राइम। तो ये कन्फेशन नहीं होगी, ये एडमिशन होगी। फिर अगर ए कहे कि हाँ मैं और बी हम दोनों साथ में स्विमिंग कर रहे थे और मैंने बी को डुबो के मार दिया, तो वो कन्फेशन मानी जाएगी। कन्फेशन मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे ए ने डायरेक्टली ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे ये इन्फ्रेंस सजेस्ट होती है कि जो क्राइम था वो किसने कमिट किया था, वो क्राइम कमिट किया था ए ने। तो जनरली अगर हम बात करें तो कन्फेशन मीन्स कि कोई भी पर्सन जब अपने एक्यूजेशन एक्यूज जब अपने क्राइम को कन्फेस करता है देन दैट इज कन्फेशन। Also there was a landmark case of State of Delhi versus Navjot Sandhu जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन बनाई थी बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। उन्होंने कहा था कि ये चीज़ ज़रूरी है कि जो कन्फेशन है, हर एक कन्फेशन जो होगी वो एडमिशन मानी जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक एडमिशन कन्फेशन हो, बिकॉज कन्फेशन में डायरेक्टली पर्सन क्या करता है, अपने जुर्म को कबूल करता है, मानता है, वेयर एडमिशन में किसी भी रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट के रिगार्डिंग भी स्टेटमेंट देता है, तो दैट इज एडमिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ कही थी कि एडमिशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि
कन्फेशन हो, बट जो कन्फेशन है इट एडमिशन। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कन्फेशन के टाइप्स पे। तो दो तरह की कन्फेशन होती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वो वाली कन्फेशन होती हैं जो कन्फेशन की गई हो मैजिस्ट्रेट को या फिर किसी भी ट्रायल कोर्ट के अंदर जो कन्फेशन दी जाती हैं वो जुडिशियल कन्फेशन मानी जाती हैं। वेयर इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होती हैं जो किसी प्राइवेट पर्सन को की जाती है, किसी नॉर्मली पार्टी को की जाती है। जैसे ए और बी आपस में बात कर रहे हैं तो बी ने वहाँ पे कन्फेशन दी थी, तो दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। वेयर इज अगर ए कन्फेस करेगा विद इन द ट्रायल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के सामने तो वो जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। अब ये जुडिशियल कन्फेशन की अगर एविडेंटरी वैल्यू देखें तो जुडिशियल कन्फेशन की जो एविडेंटरी वैल्यू होती है वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जा सकता है। वेयर एज अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है तो उसके साथ जो सप्लीमेंट्री एविडेंस होंगे वो चाहिए होंगे, लाइक विटनेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो जुडिशियल कन्फेशन है उसकी एविडेंटरी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 24 की। तो अभी सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कहता है कि मेन जो सेक्शन 24 का है कि जो कन्फेशन है अक्यूज्ड की वो वॉलंटरी कन्फेशन होनी चाहिए। इनवॉलंटरी जो कन्फेशन है वो कन्फेशन नहीं मानी जाएगी, अंडर वैलिड कन्फेशन नहीं मानी जाएगी। तो कन्फेशन सेक्शन 24 क्या कहते हैं कि कोई भी कन्फेशन अगर एक्यूज्ड करता है तो वो इररिलेवेंट मानी जाएगी अगर वो कन्फेशन उसे कोई किसी तरीके से इंड्यूस करके या फिर उसे किसी तरीके का कोई डरा धमका के या कोई भी ऐसा प्रॉमिस करके की जाती है जिससे उसे लगे कि ठीक है अगर मैं ये कन्फेस कर लूँगा तो इससे मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है या मुझे कोई नुकसान हो सकता है, तो उस केस में जो कन्फेशन है वो अक्यूज्ड की वो इररिलेवेंट मानी जाती है, वो मानी नहीं जाएगी एक वैलिड कन्फेशन और उसकी कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होगी। अब सेक्शन 24 क्या कहता है कि कन्फेशन बाय एन एक्यूज्ड इज इररिलेवेंट। कन्फेशन एक्यूज्ड के जो दी है वो इररिलेवेंट मानी जाएगी अगर कोर्ट को ये चीज़ लगती है कि जो कन्फेशन है या तो किसी तरीके से उसे किसी भी तरीके से इंड्यूस करके कोई लालच दे के या फिर उसे किसी तरीके से डरा धमका के किसी भी क्वेश्चन का यूज़ करके या फिर किसी भी तरीके से कोई प्रॉमिस करके वो कन्फेशन ली गई है तो वो जो कन्फेशन है वो एक वैलिड कन्फेशन नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पे जो बात की जाती है इंड्यूसमेंट की, थ्रेट की, प्रॉमिस की, तो वो ये जो भी चीज़ें हैं ये मस्ट चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड की उनके रेफरेंस में होना चाहिए। अभी जैसे कि ए अब बी को कहे कि अगर तुमने ये चीज़ कन्फेस नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो अभी ये अगर बी को थ्रेट दे रहे हैं कि अगर तुमने कन्फेशन नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम्हें जान से, तो उस केस में ये जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी कन्फेशन नहीं मानी जाएगी, बिकॉज अंडर द प्रेशर ऑफ समवन अगर कोई कन्फेशन करी जाती है तो वो इनवैलिड कन्फेशन मानी जाती है, इररिलेवेंट मानी जाती है, उसकी कोई भी रेलेवेंसी नहीं मानी जाती है। और अगर कोई भी पर्सन कोई भी कन्फेशन देता है किसी भी केस के अंदर इस लालच में कि अगर वो ये कन्फेशन दे देगा तो उसे किसी तरीके का कोई गेन मिलेगा, या अगर उसने कन्फेशन नहीं दी तो उसे किसी तरीके का लॉस हो जाएगा, अगर कोर्ट को ये चीज़ लगती है तो उस केस में भी वो कन्फेशन इररिलेवेंट मानी जाएगी। तो बेसिकली जो कन्फेशन है अंडर सेक्शन 24 की रेलिवेंट होने के लिए दैट कन्फेशन मस्ट बी अ वॉलंटरी कन्फेशन एंड नॉट एन इररिलेवेंट और इनवॉलंटरी कन्फेशन। गॉट इट? तो सेक्शन 24 क्या कहता है कि कन्फेशन किसी भी पर्सन की इररिलेवेंट मानी जाएगी अगर वो बाय इंड्यूसमेंट, बाय थ्रेट या फिर बाय प्रॉमिस ली जाएगी, या फिर अगर कन्फेशन पर्सन ने अगर कोर्ट को लगता है कि ये कन्फेशन देके उस पर्सन को किसी तरीके का गेन हो सकता है, या फिर अगर कोई कन्फेशन नहीं देगा तो उसे किसी तरीके का लॉस पहुंच सकता है, तो उस केस में भी वो जो कन्फेशन है वो इररिलेवेंट मानी जाएगी। So guys, this was the concept of confession in the Indian Evidence Act. I hope you like my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such law videos. Thank you guys.